लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम कयास इसी बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि अगली जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या मायावती शामिल होंगी या नहीं होंगी, या उनका फैसला आखिरी फैसला है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। इन सब के बीच केसीआर, नवीन पटनायक जैसे बड़े नेताओं पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं। वैसे तो देखा जाए दक्षिण की तरफ से यहाँ पर स्टैलिन साथ आ गए तो वो बहुत बड़ी मजबूती दे रहे हैं विपक्षी दलों को, लेकिन क्या उतना काफ़ी है ये तो आने वाला वक्त ही बताता नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ अगली विपक्षी दल की बैठक से पहले कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की पार्टी, तमाम ऐसी पार्टियां जो आमने सामने हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जिसमें शामिल होकर शायद पीएम पद तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब नीतीश कुमार ने पहला कदम बढ़ाया तो क्या पता उन पर विपक्षी दल मेहरबान हो जाए। लेकिन मायावती को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं कि अगर मायावती को साथ ला दिया जाता है इस विपक्षी दल में तो क्या मायावती के दम से बीजेपी को हराया जा सकेगा या नहीं। अब ये सवाल का जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिलेगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और आपको सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं विपक्षी दल लगातार एकजुट हो रहे हैं, कईयों में थोड़े बहुत मनमुटाव है। राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने इस बात को स्वीकार किया कि थोड़े बहुत मतभेद हैं और उनको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। तो अगली विपक्षी दल की बैठक के 5 सबसे अहम मुद्दे रहने वाले हैं। पहला है संयोजक, कौन संयोजक बनेगा जो सबको समेटता नजर आएगा, सभी विपक्षी दलों को एक सूत्रधार में बांधेगा। दूसरा है पार्टी, यहाँ पर गठबंधन का नाम। कई ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं तो उन सबको अपने अपने चुनाव चिन्ह को छोड़कर एक नए चुनाव चिन्ह को अपनाकर सभी को एक दल को, मतलब सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का हाथ चुनाव चिन्ह है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, ऐसी अलग अलग यहाँ पर सबका अलग अलग चुनाव चिन्ह है। तो सबको अपने अपने चुनाव चिन्ह छोड़कर कोई एक चुनाव चिन्ह लेना चाहिए चुनाव आयोग से। अभी 1 साल का वक्त बचा है, आराम से मिल जाएगा। और सभी विपक्षी दल जितने 15 से 17 दल हैं उन सबको उसी एक वोट के सहारे, एक चुनाव चिन्ह के सहारे चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या उससे फ़ायदा मिलेगा? शायद वो थोड़ा नुकसानदायक हो सके, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इतना ज़्यादा चला, आम आदमी पार्टी लगातार झाड़ू दिखाती आई है। तो अलग अलग सबका एक बना हुआ है यहाँ पर जिसके दम से वो वोट मांगते हैं। तो इन सब के बीच यहाँ पर तमाम बातें रखी जा रही हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रणनीति बन रही है वो कारगर होगी या नहीं। बात पहले मायावती करते हैं, फिर उसके बाद और तमाम जानकारी देंगे। अभी हमने आपको 2 ही पॉइंट्स बताए, 3 पॉइंट्स आगे की वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर मायावती को लेकर बार बार सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर यही एक बयान दे रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 75 सीटें विपक्ष को जीतनी है, 75, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 75 सीटें अगर विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में ही से जीत गया तो समझ लीजिए कि बीजेपी को रोकने का आधा काम वो कर लेंगे, क्योंकि रवि किशन, निरहुआ यादव जैसे बड़े नेता जो सांसद हैं वो एक ही बयान दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 के पार जाएगी। कैसे? उनका कहना है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाएंगी, जो पिछली बार 62 पे था। तो पिछली बार हमने 303 का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन इस बार हम अकेले ही उत्तर प्रदेश जीतने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ इशारा किया, मध्य प्रदेश की सारी सीटें की तरफ इशारा किया, राजस्थान की तरफ इशारा कर दिया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल की तरफ इशारा कर दिया। तो वहां से उनको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो इस पर ओपी राजभर कहते हैं कि अगर मायावती आपके साथ आ गई तो आप ये लगा लीजिए कि 18-19% अगर वोट परसेंटेज मायावती का है पूरे भारत देश में, या फिर उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं, और इतना ही वोट परसेंटेज अगर समाजवादी पार्टी का और 6-7% अगर यहाँ पर कांग्रेस का है, तो यानी कि आप 40 से 50 वोट परसेंटेज विपक्षी दलों के दम से आप बीजेपी को हरा सकते हैं। और आप देखें कि बीजेपी में अगर पीएम मोदी का कद बढ़ा है तो पिछले 2 सालों में योगी आदित्यनाथ का कद शायद पीएम मोदी से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ की हुंकार और योगी आदित्यनाथ का डर साफ नजर आता है माफियाओं में, उनकी आंखों में साफ नजर आता है। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग छवि बन चुकी है योगी आदित्यनाथ की, इसके दम पर वहां पर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। तो ये तमाम रणनीतियां जो फायदेमंद रहेंगी विपक्षी दलों के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती को साथ लाइए और जो मुसलमान, जो मुस्लिम वोट बैंक है, पसमानदा मुसलमान और तमाम अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा जाति की वोट बैंक, वो सब आपके साथ अपने आप चलकर आ जाएंगे। तो आप पहले मायावती को मनाकर अपने साथ लाइए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो वैल्यू पॉइंट आता है वो ये है कि अगर मायावती साथ आती है तो किन शर्तों पर साथ आएंगी। वैसे तो उन्होंने अकेले चलने की बात कह
कह दी है। चाहती तो नगर निकाय चुनाव में गठबंधन कर लेती। आप गठबंधन की बात छोड़िए, मायावती ने तो एक भी रैली तक नहीं करी। तो वहां से कई सारे संकेत मिल रहे हैं। ऊपर से मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो कहती नजर आ रही है। तो इन्हीं सब के बीच चर्चा। अब बात करते हैं बचे हुए 3 पॉइंट्स की तरफ, जो हमने आपको शुरुआत में 2 पॉइंट्स बताया, अब इसके बाद 3 पॉइंट्स। तो पहला तो हो गया था संयोजक, दूसरा था कि गठबंधन का नाम क्या होगा या एक चुनाव चिन्ह होगा। अब बात आती है तीसरे की। तीसरा यह है कि अगर यहां पर गठबंधन हो जाता है, संयोजक बन जाते, तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा। कहा यह जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सूत्रधार बनती है तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जो कांग्रेस पार्टी अपनी हर सीट पर कैंडिडेट उतारती थी, वो अपने हर कैंडिडेट को ना उतारते हुए यहां पर तमाम रणनीतियों को आगे बढ़ा सकती है। अब जैसे कि केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कुछ पेशकश रखी थी कि अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी, मान लेते हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी बहुत मजबूत है, तो टीएमसी को वहां पर सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस को अपने प्रत्याशी ना उतारते हुए। तो ये बात वहां पर साफ रख दी गई। तो इसी के साथ साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि दिल्ली और पंजाब में उनको अपने प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए। वो अगर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस हमें नुकसान देगी, बल्कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे और हमें समर्थन मिलेगा तो हम यहाँ पर लड़ लेंगे। तो ऐसे कई 6-7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी के तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसमें से उत्तर प्रदेश भी है। तो ऐसे में 200, 250 या 250 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस। तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा बलिदान देंगे कि 540 लोकसभा सीटों से प्लस का जो खेल लेता है सियासी, उसमें सिर्फ 250 ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे? तो ये शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर मान जाते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे में देखा जाए, जो टीएमसी दावा कर रही है, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम पश्चिम बंगाल में मजबूत हैं, हम दिल्ली में मजबूत हैं, हम पंजाब में मजबूत हैं, तो जरा पुराना इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस ही थी सब जगह। कांग्रेस के टुकड़े होकर ये पार्टियां बनी हैं। टीएमसी आप जानते हैं कैसे बनी है, आम आदमी पार्टी आप जानते हैं किसके नाम पर वोट मांगकर बनी है। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी है, आज टीएमसी खड़ी है, एनसीपी खड़ी है। ये सारी पार्टियां पहले मतलब कांग्रेस में ही थी, कांग्रेस से ही बनकर केजरीवाल क्या अपने दम से सरकार बनाए थे? आप याद करिए, केजरीवाल को समर्थन किया था कांग्रेस ने, तभी सरकार बनी थी, भले अगली बार बहुमत से जीते। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां। अब बात होगी तीसरे पॉइंट की, बात आती चौथे पॉइंट की कि विपक्षी दल का चेहरा कौन होगा। चेहरा जो सबसे मजबूत चेहरा हो उसको उतारा जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं या खड़गे संयोजक बनते हैं तो उन्हीं को चेहरा मान लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। या दूसरा पॉइंट यह रहे कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ें, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो मान लिया जाए। ये तो चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट ये है एजेंडा। जिस तरीके से पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लालू यादव से लेकर कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी सबकी पोल खोल दी, हजारों करोड़ के घोटाले का खुलासा कर दिया, तो वही बात रखी जा रही है कि ऐसा कौन सा एजेंडा बनाए कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जिससे बीजेपी को घेरने में आसानी हो। ऐसा कोई एजेंडा मिल नहीं रहा। बार बार बस विपक्षी दल यही कहते हैं कि सीबीआई, ईडी की जांच हमारे खिलाफ कराते हैं। अरे जांच होती है तो उसमें आप बेगुनाह थोड़ा ना साबित होते। गुनहगार कई सारी पार्टियां साबित हुई हैं, कई पार्टियों के मंत्री आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो वो देश की जनता के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद रहे या न रहे, तो ये सारी बातें बनती हैं। तो ये 5 पॉइंट बहुत अहम होने वाले हैं। अब ओपी राजभर का ये भी कहना है कि अगर मायावती आपके साथ नहीं आती तो आपको मायावती को ही प्रधानमंत्री मान लेना चाहिए, क्योंकि एक दलित चेहरा, ऊपर से महिला चेहरा, ऊपर से देखा जाए तो उनके पास अच्छा खासा राष्ट्रीय पार्टी के पास दर्जा भी मौजूद है, तो बहुत मजबूत चेहरा है मायावती। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या विपक्षी दल के 5 पॉइंट कारगर साबित होंगे? क्या मोदी योगी को घेर पाएंगे? क्या मायावती को साथ ला पाएंगे? अगली बैठक से पहले कई सवाल खड़े हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और ऐसी ही जानकारी